अनुच्छेद लेखन कहे तो एक अनुच्छेद यानी एक गद्य, एक पैराग्राफ, एक भाग। अनुच्छेद को गद्य विद्या के सबसे छोटे माध्यम के रूप में माना जाता है, यानी बड़ा सा पैराग्राफ नहीं, लेकिन कम से कम आपका एक ही पैराग्राफ, जिसके अंदर बहुत सारे पैराग्राफ नहीं होते। जैसे कि आप निबंध लेखन लिखने बैठोगे तो कम से कम 3 पैराग्राफ का आपका निबंध होना चाहिए, लेकिन आप लोग तो इतने कंजूस हो लिखने में, इतने कंजूस हो कि निबंध भी ऐसे लिखते हो ना कि 4 लाइन का एक पैराग्राफ, 5 लाइन का दूसरा और 1.5 लाइन का लास्ट में, निबंध खत्म। फिर मार्क्स आएंगे, 5 में से 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स दे सकती हूँ, 1.5 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं। मैडम मेरे मार्क्स कहाँ कटे, मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था ना। क्या लिखा था, क्या लिखावट थी, कुछ नहीं। तो अनुच्छेद लेखन जो है, इसमें किसी विषय पर स्वयं के विचार, एक ही पैराग्राफ में आपको आपके विचारों को बांधना है। दूसरा पैराग्राफ नहीं बनाओगे, दूसरा अनुच्छेद नहीं लिखोगे, एक ही ऐसा बड़ा पैराग्राफ, एक ही ऐसा गद्य जिसके अंदर आपके स्वयं यानी आप खुद आपके विचारों को प्रस्तुत करोगे लिखकर। अनुभव सीमित शब्दों के किंतु पूर्ण रूप से एक ही अनुच्छेद में लिखे जाते हैं। अनुभव यानी आपके विचार हैं, आपके अनुभव है, आपकी सोच है, वो सीमित शब्दों में तो लिखनी है, एक लिमिटेशन में लिखना है, लेकिन आपका लिमिटेशन पूर्णतः यानी पूरा कंप्लीटली होना चाहिए, उतने तक आपको आपका अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद के छोटे छोटे वाक्य विषय के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक वाक्य लिखा आपने कि एक गांव में एक लड़का रहता था, खड़ी पाई, उसका नाम रोहन था, खड़ी पाई, वो 7 साल का था, खड़ी पाई। तो उस तरीके से आप जोड़ते हुए वाक्यों को चलोगे। ऐसा नहीं कि एक गांव था, उस गांव में एक किसान था, ये भी चलेगा, किसान था, लेकिन वाक्य अलग नहीं आना चाहिए। गांव था, फिर तुरंत ही लोग इकट्ठा हो गए, चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे, ये सारे उलट सुलट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एक रिदम चलना चाहिए, एक लाइन कंप्लीटली चलनी चाहिए। यह बच्चों में सृजन क्षमता को बढ़ाता है। मुझे ऐसा सच बोलूं ना, ट्रू, तो आप में कोई सृजन क्षमता दिखती ही नहीं है, क्योंकि आप में लिखने की कोई कैपेसिटी ही नहीं है। आप शब्दों का बचाव करते हो, आप अपने सोच को बढ़ाते नहीं हो, आप अपने सोच के हिसाब से आगे बढ़ना नहीं चाहते। हर वक्त बोला जाता है कि इंसान सबसे ज्यादा कब सोच सकता है, जब वो अच्छे से रीडिंग करेगा तब। कैसी रीडिंग होनी चाहिए, बाजार से लाओ निबंध माला लाओ, बहुत सारे निबंध होते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उसको रीड करो, कैसे लिखा है, किस तरीके से लिखा है, कैसे पॉइंट्स दिए हैं, उसके अंदर शुरुआत कैसी है, मध्य में क्या लिखा है, एंड में क्या लिखा है। आपका रीडिंग इम्प्रूव करो। जब तक आपका रीडिंग इम्प्रूव नहीं होगा तब तक आपके विचार नहीं खुलेंगे। आपके विचार कहाँ तक सीमित है, जहां तक आपको बताया जाता है। जैसे कि टीचर ने किसी चीज के बारे में इतना बताया तो बस आपको उतना ही पता है, आगे की छानबीन आपने कभी नहीं की। घर से आपको कोई भी गाइडेंस दिया गया तो वो वहां तक सीमित है, आपने आपको वहां तक ही पता चलता है कि भाई हमें तो इतना बताया गया है कि हमें ऐसा ही करना है, लेकिन ऐसा क्यों करना है, किस लिए करना है, किस लिए जरूरी है, किसके लिए जरूरी है, खुद के लिए कितने बेनिफिट्स है, सामने वाले के लिए कितने हैं, उन सारी चीजों को आप नहीं समझ पाते। आपको तो बस जितना बैठ जाओ तो बैठ गए, उठ जाओ उठ गए, सो जाओ सो गए, खाना खा लो खा लिया, उतने तक है। लेकिन क्यों सोने के लिए कहा, क्यों खाने के लिए कहा, क्यों जागने के लिए कहा, क्यों बैठने के लिए कहा, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं सोचते, इसलिए आपकी सृजन क्षमता नहीं बढ़ेगी, ये मुझे पता है। और आप 5 मार्क्स का निबंध या अनुच्छेद लिख लो, विज्ञापन लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन मैं 1.5 से 2 मार्क्स के बीच ही आपको मार्क्स दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके विचार जो होते हैं ना, उसमें कुछ नयापन होता ही नहीं है, कुछ अलग होता ही नहीं है। आप वही चीजें जितनी आपको पता होती है उतनी लिख कर बैठ जाते हो, उससे आगे की सोच समझ सकती जैसे आपकी है ही नहीं। जैसे एक जगह जाके आप स्टॉप हो जाते हो, फुल स्टॉप हो जाते हो, पूर्ण विराम आ जाता है। वो कब आता है, जब व्यक्ति आगे सोच नहीं सकता तब।
उस इंसान को उस चीज के बारे में कोई बात पता नहीं होती, तब उसकी सोचने की, समझने की क्षमता जो होती है वो वहीं स्टॉप हो जाती है। बराबर है मेरी भैया, यहाँ से तो सब बराबर है। सही बात सुनने में तो हम्म, किसी विषय पर कुछ ही शब्दों या वाक्यों में पूरी जानकारी देना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कोई एक टॉपिक ले लिया आपने, उस टॉपिक के बारे में लिखा आपने, लेकिन जब आप लिखने की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक, एंड तक, आप उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में जब आप शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा उस टॉपिक को पूरी जानकारी देते हो, लिख कर प्रेजेंट करते हो, तब वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी विषय पर सीमित शब्दों में, एक सीमा में अपने अधिक से अधिक विचार, यानी ज्यादा से ज्यादा आपकी सोच, आपके विचार प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। और अनुच्छेद लेखन दिया है, याद रखना, यानी ओरली पार्ट नहीं आएगा। लेखन कला यानी लिखने की कला, लिख कर उसे प्रस्तुत करना ही अनुच्छेद कहा जाता है। इसीलिए लेखन लिखा है पहले, पीछे। आगे जानने के लिए कुछ बातें हैं। अनुच्छेद को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई नहीं रखता। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होना चाहिए, एक ही पैराग्राफ होना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम में डालें। क्रम में यानी जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया वैसे, एक बड़ा गांव था, गांव में बहुत सारे किसान रहते थे या एक किसान रहता था, वैसे क्रम के अनुसार जाना है। वाक्य छोटा तथा विषयों के अनुकूल होना चाहिए। वाक्य सेंटेंसेस छोटे, खड़ी पाई, छोटे खड़ी पाई, पूर्ण विराम, अल्प विराम, आश्चर्य चिन्ह, चिन्हों का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद लेखन लिखोगे। कोई ऐसी बात आ गई जो आश्चर्य पैदा करती है तो वहां पे आश्चर्य चिन्ह लगाओ। कोई ऐसी बात आ गई कि लिखते लिखते किसी से प्रश्न पूछ लिया, क्या रोहन नटखट लड़का था, प्रश्न पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ, फिर वाक्य शुरू करो। तो ये सारी चीजें जो आप लिखते हो, कुछ भी लिखो, आप पत्र लिखो, निबंध लेखन लिखो, अनुच्छेद लिखो, विज्ञापन लिखो, पर जहां पे जिसकी चिन्हों की जरूरत होती है वहां पे उन चिन्हों को भी लिखा करो। क्रम शब्दों में अधिक से अधिक बात करें, कम शब्दों में, शब्द कम लेकिन प्रभावशाली होनी चाहिए। उतने भी कम नहीं कि एकदम शॉर्ट बना दिए, उतने भी कम नहीं होने चाहिए। निबंध लेखन में कई अनुच्छेद होते हैं, लेखन में कई प्रकार के अनुच्छेद। निबंध लेखन जब आप लिखते हो तो बहुत सारे अनुच्छेद लिखते, एक पैराग्राफ प्रस्तावना के रूप में लिखा, एक बड़ा पैराग्राफ लिखा, एक मध्य में भी बड़ा पैराग्राफ लिखा, लास्ट में 2 लाइन का पैराग्राफ लिखा, यहाँ पर भी आपने कुछ लिख दिया, तो ये आपका निबंध का पारूपण हुआ। लेकिन अनुच्छेद में सिर्फ आपको एक ही पैराग्राफ लिखना है, वो भी शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। शुरुआत कैसे की और एंड कैसे आया, उसी चीज को लेकर बात कर रहे थे पुस्तकालय और उतर गए किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की बात आ गई, वहां पे उदाहरण के तौर पे ले सकते हो। क्योंकि आप पहले देखोगे तो इतने मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, तो रेलवे स्टेशन पर भी मैगजीन, न्यूज़पेपर, अखबार, बहुत सारी किताबें ऐसे मिला करती है, बस स्टेशन पे भी मिलती है। तो वहां पर भी एक छोटी सी दुकान जिसको आप बता सकते हो, लेकिन उदाहरण के तौर पे, टॉपिक के हिसाब से जाना है। जबकि अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद होता है। विषय का आरंभ स्पष्ट रूप से करना चाहिए, सभी वाक्य एक दूसरे से संबंध होने चाहिए, अनुच्छेद का अंत शिक्षाप्रद एवं स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, आगे जैसे कि यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया है,
मनुष्य हो या जीव जंतु, जीने के लिए सभी सांस लेते हैं। जीवन का अर्थ केवल सांस लेना ही नहीं, मनुष्य एवं जीव जंतु में यही अंतर है कि मनुष्य का एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य जीने के लिए कार्य करता है और किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम उसे एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, जिसका उसके दिमाग में एक खाका बना जाता है। उसको अमल में लाने के लिए उसी के अनुसार अपना कार्य यानी टाइम टेबल के हिसाब से अपना कार्य आरंभ करना होता है। फिर जी तोड़कर मेहनत करनी होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए अनेक यत्न करने पड़ते हैं। जब हम किसी कार्य का आरंभ करते हैं तब अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। जीवन में कामयाबी पाने के लिए संघर्षों का सामना करना ही होता है। जीवन में संघर्ष है और जो संघर्ष करता है उसी को कामयाबी मिलती है। तभी कहा जाता है कि संघर्षों का नाम ही जीवन है। जीवन में अगर संघर्ष ना हो तो जीवन जीने में मजा नहीं आता। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, इन दोनों का समय वही साथ में अगर ना चले तो केवल सुख ही सुख हो तो इंसान बोर हो जाएगा और दुख ही दुख हो तो वो जीना छोड़ देगा। इसीलिए जीवन में संघर्ष तो होना जरूरी है। तो आपको इस अनुच्छेद के द्वारा ये बताया गया कि किस प्रकार जीवन के संघर्ष को पूरा करना है, किस प्रकार जीवन के संघर्ष में हम क्या कार्य कर सकते हैं, किस तरीके से हमें अपना कार्य आरंभ करना चाहिए, जी तोड़कर मेहनत करनी चाहिए, एक प्रकार का ढांचा बना लेना चाहिए। पेज ठीक से नहीं दिख रहा, फिर से शेयर कर रहे हैं। एक दो तो हो गए ही ऐसे, तू भले बोले कि ना बोले, एक दो तो हो गए ही ऐसे। पर मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, तो साथ में मुझे टेक्स्ट बुक चाहिए, इसलिए मैं भी कर देती हूँ। मैं कर रही हूँ ना, मैं कर रही हूँ ना पर एटलीस्ट दोबारा पढ़ाना तो ना पड़े। नहीं, कॉल वाले नहीं। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। वृक्ष के बारे में अगर बात आती है तो कम से कम कोई भी अगर कक्षा 1 या 2 का बच्चा होगा तो भी 5 सेंटेंस तो बोलेगा वृक्ष के बारे में। लेकिन कब बोल पाएगा? जब उसको उसके बारे में नॉलेज होगा, जानकारी होगी, वो उसके बारे में जानता होगा तब। तो आप तो कक्षा 7 तक पहुंच गए, तो आपके आधार पर आपने तो बहुत सारी चीजों को अभी तक जाना है, समझा भी है, बहुत सारे चीजों को आपने महसूस भी किया है। तो अभी जहां तक आपका, मैंने बोला ना, वैसे ही आपका रीडिंग इंप्रूव करोगे तो और अच्छे से सारी चीजों को आप जान पाओगे। अभी से पढ़ना रखोगे, अभी से रीडिंग इंप्रूव रखोगे तो आप सोचो कि 10वीं कक्षा में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके मतानुसार उत्तर दीजिए, यानी आपके अनुसार आपको उत्तर देने हैं। तो आपके अनुसार उस चीज को आप किस तरीके से लोगे, लेकिन कब लोगे? जब आप उसके बारे में जानोगे ही नहीं तब तक। तो जानने के लिए रीडिंग करना बहुत जरूरी है। तो वृक्ष के बारे में बताया, जैसे कि क्या आपने कभी कल्पना की है कि यदि धरती पर वृक्ष न हो तो क्या होगा? प्रश्नों के आधार से ही शुरू किया। देखो, प्रश्नार्थ चिन्ह आया, अल्प विराम भी आया। ऐसी कल्पना करना भी असंभव लगता है। वृक्ष हमारे जीवन के आधार है। वृक्ष हमें प्राणवायु देते हैं, अल्प विराम, जिसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन जीवित रहना असंभव है, पूर्ण विराम। गैस चालू से, जब बंद कर दे। इन्हीं से हमें फल, अल्पविराम, सब्जी, अल्पविराम, लकड़ी, अल्पविराम, कपड़े, अल्पविराम, दवाइयाँ आदि मिलते हैं। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में वृक्षों को देवता के रूप में भी पूजा जाता था, पूर्ण विराम। आज भी पीपल, केला, तुलसी आदि वृक्षों की पूजा की जाती है। वृक्ष न केवल हमें भोजन, कपड़ा, ऑक्सीजन आदि देते हैं, बल्कि वर्षा लाने में भी सहायक होते हैं। जिन क्षेत्र में कम वृक्ष होते हैं वहां वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती
है। हरियाली देखकर सबका मन प्रसन्न होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। कड़ी धूप में वृक्षों के नीचे बैठकर लोगों को राहत मिलती है। वृक्ष निस्वार्थ, वृक्ष को निस्वार्थ इसलिए कहा गया कि उसको कुछ नहीं चाहिए, बस वो देना ही जानता है। निस्वार्थ रूप से ही सभी को अपना सब कुछ दे देता है। हमें भी वृक्षों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि वे हमारा रखते हैं। तो ये था हमारा वृक्ष, हमारे वृक्ष का आधार। वृक्ष लगाओ जीवन बढ़ाओ, ऐसे सूत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हो। देखो आपको कुछ यहाँ उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के आधार पर अभ्यास कार्य के अंदर कंप्यूटर के बारे में लिखो। मेरी पहली मेट्रो यात्रा के बारे में लिखो। मेट्रो यात्रा कहाँ शुरू हुई पहले वो जानकारी होनी चाहिए। दिल्ली आप कब गए वो बताओ। दिल्ली में जाके आपने मेट्रो में कहाँ से कहाँ तक का सफर किया वो बताओ, तब आप मेट्रो यात्रा के बारे में लिख पाओगे। मेरा घर, आपका घर कैसा है वो आपसे ज्यादा मैं नहीं जान सकती, आप बेटर जानते हो। बोल भाई किसी का म्यूट ऑन है, बंद करो। सिनेमा घर के बारे में बताओ। सिनेमा घर यानी थिएटर, 2 साल से तो बंद ही, ऐसा ही समझ लो। ये दूसरा साल है, बंद जैसा ही है। लेकिन थिएटर को आप भली भांति जानते हो। आजकल के बच्चों को कुछ बताना नहीं चाहिए, कितने भी कुछ भी कह ले, लेकिन सब लोग थिएटर में जाकर आए हुए हैं, सब लोगों ने मूवीज देखे हैं, फिल्म देखी हुई है। सुबह, सुबह के बारे में बताओ। सुबह हर रोज हर कोई व्यक्ति महसूस करता है, सुबह की ठंडी हवा को महसूस करते हो। सुबह का जो खूबसूरत सा माहौल होता है वो आपको पता चलता है। तो यहाँ पे इतने टॉपिक्स दिए हैं, 5 टॉपिक, पांचों टॉपिक को आपको लिखना है। याद रखना, सब लिखते रहना। लास्ट में आपको गूगल फॉर्म पे ये सारी चीजें अपलोड भी करनी है, तो ये सारी चीजें लिखते रहना। एक बार ही लिंक भेजूंगी, बार बार नहीं भेजनी है। एक बार लिंक भेजूंगी, अपलोड करके खत्म कर देना। अभी नहीं भेजूंगी, जब भेजूंगी ना तब एक बार भेज दूंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को एक काम और करना है, आज ही कर लो। कुछ बड़ी फाइल नहीं होगी, देखना क्या करना। हाँ तो अभी लास्ट वीक में जितना चला है ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लास्ट वीक में जितने चैप्टर चले ना उन सब की लिंक, और आज जो चला ज्यादा कुछ चला नहीं है, बराबर। समास चला, पत्र लेखन चला, और आज अरे यार कौन सा क्लास निकाल कर बैठी हूँ। पत्र लेखन चला, समास चला, मुहावरे चला और अनुच्छेद, 4 टॉपिक आज भेज देती हूँ, बराबर कर देना। आज नहीं भेजूंगी, आज हाँ सारे लिखने हैं। कल नहीं भेजूंगी मैं, आपकी क्लास नहीं होती, थर्सडे नहीं होती तब भेजूंगी, थर्सडे गुरुवार को भेज दूंगी। चलो आज एक और काम कर लो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भेज रही हूँ। एक पैराग्राफ रीड करना है और उसके रिलेटेड एक वर्कशीट पूरी करनी है, और वो वर्कशीट के अंदर आपको आंसर लिखना है। लेकिन कैसे? पैराग्राफ को रीड करो और उसके अंदर से आंसर ढूंढो, वहां से लिखकर मुझे भेज दो। उसके 10 मार्क्स है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप लोग पूरा कर लो अपठित गद्यांश। हाँ तो आप कहाँ से लाओगे? नहीं, मुझे सेंड नहीं करना है, गूगल फॉर्म की लिंक भेजूंगी। हाँ मैं नहीं भेजूंगी तो आप लोग कहाँ से लाओगे? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट करके गूगल फॉर्म पे भेजना है। और कॉम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं वो अभी मुझे बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन ही होता है। एक लिसनिंग होता है जो सुनकर किया जाता है, एक रीडिंग होता है जो रीड करके किया जाता है, बराबर। अभी आपको कोई डाउट हो तो बोल दो मुझे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कब तक भेजोगे?
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कब तक भेज, थर्सडे थोड़ी ना, आज इवनिंग तक भेजोगे गूगल फॉर्म पे। चैप्टर का नाम है मेरी कर्नाटक यात्रा, मेरी कर्नाटक यात्रा। हाँ तो कर्नाटक यात्रा पढ़ो, फिर मेट्रो करो पूरा, और उसके नीचे क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसको पढ़ो और इसको फिल करके मुझे गूगल फॉर्म की लिंक पे सेंड करो। इसके लिए आपको वर्कशीट लेनी पड़ेगी। एक काम करना, टेस्ट पेपर में लिखना, पेज नहीं दिए, सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं। कहीं जाना है, ट्रेन निकल जा रही है। अभी तो देर है भाई। સાચી વાત છે। ચલો।